एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। मुद्रास्फीति की रोकथाम के उपाय, मेजर्स टू चेक डिफ्लेशन। मुद्रास्फीति की अवधि में मुद्रा की मात्रा तथा समर्थ मांग, इफेक्टिव डिमांड में कमी हो जाती है, जिसके कारण कीमतों में निरंतर कमी होती चली जाती है। इसे रोकने के लिए उपभोग तथा निवेश में वृद्धि करके समर्थ मांग को बढ़ाना आवश्यक होता है। मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। मौद्रिक उपायों में सबसे पहले सरकार मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके लिए नई मुद्रा सरकार को छापनी चाहिए, छाप सकती है सरकार। साख का विस्तार करने के लिए सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए बैंक दर में कमी करनी चाहिए। बैंक दर वो दर होती है जिस दर पे आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है, ऋण देता है। खुले बाज़ारों में प्रतिभूतियों का क्रय करना। देखिए, प्रतिभूतियां क्रय करने से तात्पर्य होता है कि सरकार जब प्रतिभूतियां क्रय करती है तो पैसा लोगों के पास पहुंचता है। सरकार के पास केवल उस सिक्योरिटीज़ पहुंचती हैं। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, लोग मीन्स बैंक, जैसे जो सरकार है वो आरबीआई के माध्यम से प्रतिभूतियां क्रय कर लेती है वाणिज्यिक बैंकों से। तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा पहुंचता है और फिर उस पैसे का उपयोग वाणिज्यिक बैंक लोगों को उधार देने में करते हैं, क्योंकि सरकार पहले से ही सस्ती मुद्रा नीति की निर्देश दे चुकी होती है। इस तरह की नीति चला चुकी होती है, प्रचलन में ला चुकी होती है। तो ऐसे में खुले बाज़ारों में जब भी सिक्योरिटीज़ क्रय कर ली जाती हैं तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, क्योंकि बैंक उन्हें इसलिए उधार दे पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रतिभूतियों के विक्रय से पैसा आ चुका होता है। बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी कर दी जाए तो जो टोटल डिपॉजिट होती हैं उनका एक बड़ा हिस्सा उनके पास साख के विस्तार के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। तो इससे निवेश, उत्पादन, रोजगार, आय, मांग, कीमत स्तर आदि में वृद्धि होगी और व्यावसायिक गतिविधियाँ तेज़ी पकड़ेंगी। बैंकिंग प्रणाली का विकास तथा विस्तार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके देश में बैंकों की शाखाएं और उनकी बैंकिंग सेवाओं में विस्तार की कोशिश करनी चाहिए ताकि शाखा विस्तार हो सके। मौद्रिक उपायों के अलावा सरकार कुछ राजकोषीय उपाय भी अपना सकती है। इन राजकोषीय उपायों में सबसे पहला आता है सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकार अपने व्यय बढ़ा ले। किस तरह के व्यय होते हैं? सार्वजनिक निर्माण योजनाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण योजनाओं से क्या होगा? रोजगार की वृद्धि होगी और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप उत्पादन, रोजगार, मांग, कीमत स्तर, निवेश आदि में वृद्धि होगी। मुद्रा संकुचन की स्थिति दूर होने लगेगी। महामंदी काल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू डील नामक योजना इसी उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। करों में कमी। सरकार को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों के बोझ में कमी कर देनी चाहिए। इससे उत्पादकों को लाभ होगा, निवेशक तथा उत्पादक प्रोत्साहित होंगे। साथ ही करों में कमी कर दिए जाने पर लोगों के पास अधिक क्रय शक्ति बचेगी, जिससे उनमें भी मांग क्रिएट करने की क्षमता यानी कि क्रय शक्ति बढ़ेगी। सार्वजनिक ऋणों का भुगतान सार्वजनिक ऋण वो होते हैं जो सरकार जनता से लेती है। अगर सरकार सार्वजनिक ऋणों का भुगतान कर दे तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि लोगों के पास पैसा पहुंचता है और लोग बढ़ी हुई क्रय शक्ति से वस्तुओं और सेवाओं की अधिक मांग करते हैं, जिससे मंदी से युद्ध लड़ने में उद्योगों को आर्थिक सहायता अगर उद्योगों को मिल जाए तो उत्पादन बढ़ता है। रोजगार बढ़ने से, वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने से आप पाएंगे कि मंदी काल से निपटा जा सकता है। मुद्रा का अवमूल्यन। सरकार डिवैल्यूएशन कर सकती है। ऐसा करने से देश के आयात हतोत्साहित होंगे और निर्यात प्रोत्साहित होंगे। निर्यातों के बढ़ने से देश में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है और कीमत स्तर में सुधार होता है। इसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपका देश का जो मुद्रा है यानी कि रुपया, उसके मूल्य को जानबूझ के घटा देना। जैसे मान लेते हैं कि अभी जो भारतीय रुपये की कीमत है वो 70 रुपये प्रति यूएस डॉलर है। ठीक है, कितना? 70 रुपये प्रति यूएस डॉलर। अब अगर सरकार इसे घटा करके मान लेते हैं 80 रुपये कर दे तो इसे डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहा जाएगा। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे आयात घटेंगे और निर्यात बढ़ेंगे। उसका कारण है कि पहले अमेरिका में मान लेते हैं कोई चीज़ 10 रुपये की थी, $10 की थी। कितने की थी? $10 की। तो जाहिर सी बात है उसके बदले में कितना देना पड़ता था? 10 गुणे 70 यानी कि कितना? 700 रुपये देने पड़ते थे। अभी हमने
$1 की कीमत 80 रुपये कर दी, तो अब कितना देना पड़ेगा? $10 के लिए 80 के हिसाब से 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो चीज़ आपको 700 की पड़ रही थी, अगर वही चीज़ 800 की पड़ने लगे तो क्या आप अमेरिका से वो चीज़ ख़रीदना चाहेंगे? जवाब है नहीं। तो इससे क्या होगा? आयातों में कमी हो जाएगी। लेकिन अब ज़रा सा समझना, अमेरिकन कोई चीज़ के 10 रुपये देते थे तो आपको मिलते थे 700 रुपये, लेकिन अब वो आपको $10 देते थे, सॉरी, तो अब आपको $10 ही देंगे, लेकिन आपको मिलेंगे कितने? 800 रुपये। तो अब आप निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे। तो ये आयात घटने और निर्यात बढ़ने से क्या होगा? आयात घटने से और निर्यात बढ़ने से वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है, तो अपने आप उनका जो कीमत स्तर है उसमें सुधार होता चला जाता है, यानी वृद्धि होती चली जाती है। कुछ और उपाय हैं। सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पादन खरीदना या नष्ट करना। सरकार जो भी वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हैं, अगर उनकी कीमतें कुछ कम बढ़ाना चाहती है तो या तो उन्हें ख़रीद के अपने पास स्टॉक कर ले, अगर वो उन्हें स्टॉक नहीं कर पाती तो उन्हें ख़रीद करके नष्ट कर सकती है। ठीक है। निर्यातों को प्रोत्साहन तथा आयातों को हतोत्साहन, ये वही तरीका है जो आपने भी पढ़ा, निर्यातों को प्रोत्साहन करने और आयातों को हतोत्साहित करने के मुद्रा के अवमूल्यन के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। सरकार उनमें से कोई भी तरीका अपना सकती है। लाभ का वितरण, मुद्रा विस्फीति की स्थिति को दूर करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियों द्वारा अपने समस्त लाभों को हिस्सेदारों में बांट देना चाहिए। अब बात आती है मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, दोनों आपने पढ़ लिया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों पढ़ लिया। दोनों में अंतर क्या है? तो पहली बात यह है कि मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे कीमतों में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। मुद्रा संकुचन भाव होता है जिसमें मौद्रिक आय की अपेक्षा वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कीमतें गिरती चली जाती हैं। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रा स्फीति में मुद्रा का मूल्य घटता है और मुद्रा विस्फीति में मुद्रा का मूल्य यानी कि क्रय शक्ति बढ़ती है। कीमत स्तर में परिवर्तन, कीमतें मुद्रा प्रसार में बढ़ती हैं और मुद्रा संकुचन में गिरती हैं। व्यापार उद्योग तथा निवेश पर प्रभाव, कीमतों के बढ़ने का यानी कि मुद्रा स्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है व्यापार उद्योग और निवेश पर। इसमें कमी आती है व्यापार उद्योग और निवेश में जब मंदी चल रही होती है। बैंकिंग तथा बीमा व्यवसाय पर प्रोत्साहन मिलता है महंगाई में यानी कि मुद्रा स्फीति में। मुद्रा अपस्फीति में हतोत्साहन होता है। तेजी या मंदी, इसे तेजी बोलते हैं। बूम, इसे मंदी यानी डिप्रेशन बोलते हैं। कृषि पर प्रभाव, इसमें सुधार आता है, इसमें दशा शोचनीय हो जाती है। उसके बाद में भाई ये शोचनीय मुझे नहीं लगता, ये सोचनीय होना चाहिए। खैर, इसमें रोज़गार अवसरों में वृद्धि होती है ओबियसली, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है तो रोज़गार बढ़ेंगे, इसमें बेरोज़गारी फैलती है। आर्थिक विकास, इसमें विकास की गति तीव्र होती है क्योंकि व्यवसाय, उद्योग, कृषि उत्पादन, निवेश, आय ये सब बढ़ते चले जाते हैं। इसमें विकास न केवल रुक जाता है, अर्थव्यवस्था अवनति की ओर अग्रसर हो जाती है। आर्थिक विषमताएं यहाँ बढ़ती चली जाती हैं, अमीर अमीर और गरीब गरीब होते चले जाते हैं। इसमें अमीर और गरीब दोनों वर्गों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। और आर्थिक वातावरण की अगर बात करें तो उत्पादन, लाभ तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि से आर्थिक जगत में सामान्यतः आशा तथा उत्साह का वातावरण बनता है। मंदी के कारण आर्थिक क्रियाओं के शिथिल हो जाने से चारों ओर निराशा का वातावरण छा जाता है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रास्फीति अनुपयुक्त है। देखिए ये एक सेंटेंस है, इन्फ्लेशन इज़ अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज़ इनएक्सपीडियंट, यानी कि मुद्रा स्फीति तो अन्याय करती ही है लोगों के साथ, और मुद्रा अपस्फीति जो है यह भी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कीन्स का ये जो सेंटेंस है, इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले दोनों के प्रभावों को संक्षेप में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, क्यों है, चलिए जानते हैं। पहली बात तो अन्यायपूर्ण इसलिए है, अन्याय का मतलब होता है किसी को कुछ ज़्यादा मिलना, दूसरे को कुछ कम मिलना या नहीं मिलना। तो ये मुद्रास्फीति का प्रभाव है कि धन का असमान वितरण होता है, आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती हैं, अमीर और अधिक अमीर होते हैं, गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं। धन का और संपत्ति का केंद्रीकरण होता है धनिकों के हाथ में, जबकि महंगाई में वृद्धि के कारण श्रमिक, क्लर्क, अध्यापक, समाज के अन्य निर्धन वर्ग
इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति की अवधि में धनी की सुख में वृद्धि होती है और गरीब पहले से ज़्यादा गरीब और दुखी होते चले जाते हैं, इसीलिए इसे अन्यायपूर्ण कहा जाता है। दूसरा, अदृश्य करारोपण। जब सरकार अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नोटों का निर्गमन करती है तो इसके प्रभाव अदृश्य करारोपण जैसे होते हैं। मुद्रा प्रसार के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों के पास जितना पैसा होता है उसकी चूँकि क्रय शक्ति घटती है तो अपने आप में एक तरह से कटौती हो गई, जैसे टैक्स कटौती करता है। जैसे कोई चीज़ जब पहले आपको 100 रुपये की मिलती थी और सरकार उस पर 20 रुपये टैक्स ले लेती थी तो 80 रुपये बचते थे आपके पास। अभी जो चीज़ 100 रुपये की मिलती थी वो मान लेते हैं 125 की मिलने लगी, तो अब आपको 125 रुपये और देने होंगे या कम से कम 100 रुपये में उतनी चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब 20% की 100 रुपये पे 25 की बढ़ोतरी हो गई और यहाँ 100 रुपये 80 रुपये 20 रुपये घटे, तो कुल मिलाकर के बात वही है ना, आपकी क्रय शक्ति यहाँ पे भी घट रही है और यहाँ पे भी घट रही थी। तो ये अपने में एक प्रकार का अदृश्य करारोपण जैसा प्रभाव डालता है। कौन? मुद्रास्फीति। दूसरा, कृत्रिम और अल्पकालीन संपन्नता। मुद्रास्फीति अमीर लोगों को संपन्न तो करती है लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि एक समय के बाद क्रय शक्ति तो उनकी भी घटेगी। वो जो भी कमा रहे हैं वह मुद्रा के रूप में ही तो कमाते हैं, तो उस मुद्रा की अगर क्रय शक्ति घट रही तो उनकी भी आमदनी घटती है और अल्टीमेटली समूची अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। ये अपने आप में से एक वैधानिक डाकू कहा जा सकता है, इनविजिबल रॉबर, अदृश्य डाकू। क्यों? क्योंकि दोनों ही शिकार हुए व्यक्ति से कोई ना कोई वस्तु छीनते हैं। अंतर यह है कि डाकू दिखाई देता है और मुद्रास्फीति दिखाई नहीं देती। ये लोगों के 100 रुपये में से 100 रुपये की वैल्यू छीन ले जाती है काफ़ी हद तक। डाकू को न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है, मुद्रास्फीति को नहीं कर सकते क्योंकि ये वैध होती है। बचतकर्ताओं को हानि। जो लोग थ्रिफ्ट में यकीन रखते हैं यानी कि बचत में यकीन रखते हैं, अगर उन्होंने पैसा बचा के रखा है तो वो पैसे की कीमत घट जाती है जिससे बचतकर्ताओं को हानि होती है। ऋणदाताओं को हानि। जिन्होंने ऋण दिया था अगर वो ऋण उन्हें वापस मिल रहा होता है मंदी काल में, तो एक तरह से 100 रुपये की से पहले जो चीज़ें मिलती थी मान लेते हैं वो 10 थी, अभी उसी 100 रुपये में वो 8 चीज़ें मिल रही हैं, 8 यूनिट मिल रहे हैं और उस बंदे ने आपको 100 रुपये लौटा दिए, तो आपको तो 8 यूनिट 8 वस्तु में मिली ना 10 की जगह। तो इस तरह से ऋणदाता के रूप में आपकी हानि होती है। अनैतिकता में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के दिनों में कालाबाजारी, जमाखोरी, करों की चोरी, भ्रष्टाचार, ये अनैतिक क्रियाएं बढ़ जाती हैं। बड़े बड़े व्यापारी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदकर गोदामों में भर लेते हैं काला बाज़ार में और ऊंची कीमतों पर बेचकर काला धन कमाते हैं। ये आय पर वे कर भी नहीं देते। विलासिता में वृद्धि होती है। काले धन की जो कमाई होती है लोग उसकी महंगी महंगी विलासितापूर्ण वस्तुएँ खरीदने में खर्च करते हैं। ये बात हो गई मंदी क्यों अन्यायपूर्ण है। फिर अनुपयुक्त क्यों है अवस्थिति, ये भी जाने। आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता आती है, इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इसे उपयुक्त नहीं कहा जाएगा। आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता, उत्पादन में कमी, रोजगार में कमी, बेरोजगारी और ढेर सारी समस्याओं, व्यापक बेरोजगारी, इसे नियंत्रित करना और कठिन है क्योंकि आप मुद्रास्फीति को तो तमाम कारणों से, तमाम तरीक़ों से नियंत्रित कर सकते हैं, इससे पीछा छुड़ाना बहुत कठिन काम होता है, जिसे मंदी कहते हैं। इससे राष्ट्रीय आय में कमी आ जाती है। उत्पादन में कमी से श्रमिकों की छटनी होती है, व्यापार में कमी आती है, उद्योग में कमी आती है, उत्पादन में कमी आती है, इससे प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होती है। समाज का नैतिक पतन होता है। चोरी, डकैती, रहजनी, व्यभिचार, बुराइयाँ बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे समाज का पतन सुनिश्चित होता है। ज़्यादा बुरा कौन है, मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति? और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ज़्यादा बुरी तो क्यों बुरी है? ये कहा जाता है कि मुद्रास्फीति की तुलना में मुद्रास्फीति ज़्यादा बुरी है। कैसे? राष्ट्रीय आय में कमी होती है, व्यापक बेरोजगारी। राष्ट्रीय आय में कमी ना होना किसमें, मतलब इसमें कमी होती है मुद्रास्फीति में, और मुद्रास्फीति में राष्ट्रीय आय में कमी नहीं होती है। व्यापक बेरोजगारी नहीं होती है मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण संभव है आसानी से। अनैतिकता, मुद्रा प्रसार के दिनों में अनावश्यक संग्रह, चोर बाजारी, मिलावट और भ्रष्टाचार के कारण अनैतिकता को तो बढ़ावा मिलता है, लेकिन मुद्रा संकुचन में बेरोजगारी फैलने से अनैतिकता में कहीं गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें तो बेकारी के कारण लोग अपना पेट भरने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों को विभिन्न अनैतिक कार्यों में लगने पर विवश करते हैं, स्वयं भी होते हैं। निष्कर्ष यही है कि मुद्रा संकुचन के परिणाम कहीं अधिक गंभीर और हानिकारक होते हैं मुद्रा प्रसार की अपेक्षा। मुद्रा प्रसार
चोर है लेकिन मुद्रा संकुचन डाकू है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कीन्स का ये वाक्य है कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, ये सही है। आवश्यक नहीं कि हम एक बुराई को दूसरी के विपरीत तोलें, पर इस बात से सहमत होना आसान है हर किसी के लिए कि दोनों ही बुराइयों से हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कौन बुराई ज़्यादा बुरी, कौन अच्छी, ये बात की बात है। आगे है मुद्रा संस्फीति, जिसे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।